वेलकम टू सियाराम ई लर्निंग। आज हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों में नेक्स्ट जनजाति की बात करेंगे या अगली जनजाति के बारे में बात करेंगे, जिस जनजाति का नाम है गोंड या गोंड जनजाति, या फिर आप कह सकते हैं गोंड। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले किसी भी जनजाति की बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो लोग भारत में किस स्थान पर पाए जाते हैं या उनका निवास क्षेत्र क्या है। तो अगर हम निवास क्षेत्र के बारे में बात करें गोंड जनजाति के, तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। जैसा कि लिखा भी गया है, गोंड जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के पठारी भाग एवं समीपवर्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये पठारी जनजाति है और मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। हालांकि ये धीरे धीरे भाई फैलते फैलते आसपास के जो और राज्य है या स्टेट है, जिसमें आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर भी पठारी क्षेत्रों में गोंड जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है। बस्तर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल जनपदों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। ऊबड़ खाबड़ पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में ही ये मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसा कि हम आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मध्य भारत में निवास करने वाली जनजाति या पठारी क्षेत्रों में दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो पड़ता है आपका, वहाँ पर कह सकते हैं कि गोंड जनजाति निवास करती है, जिसमें से मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है। उसके अलावा अन्य राज्यों में भी इनकी थोड़ी बहुत संख्या मिलती है। इनकी प्रजाति विशेषताओं के बारे में बात करें कि किस तरीके से इनका हाव भाव है या किस तरीके से ये देखने में लगते हैं, तो गोंड बहुत बड़े नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं, छोटे कद के होते हैं, लगभग 160-70 सेंटीमीटर के आसपास, यानी बहुत ही छोटे कद के होते हैं या नाटे कद के होते हैं। और इनकी जो त्वचा का रंग होता है वो काला होता है, ब्लैक डायमंड। इनका सिर गोल, नाक चपटी तथा आँखों की आभा काली होती है। इनका मुंह चौड़ा तथा होठ मोटा होता है। बाल काले एवं घुघराले होते हैं तथा शरीर सुडौल होता है। प्रोफेसर हडन, वेंकटाचार्य तथा डास्टन इन्हें पूर्व द्रविड़ तथा प्रोफेसर रिजल द्रविड़ समूह के संबंधित मानते, यानी कि जो इनकी जाति है, प्रजाति है कह सकते हैं, मानव प्रजाति, वो कौन सी है, द्रविड़ समूह का इनको माना जाता है, या कुछ लोग इनको पूर्व द्रविड़ समूह का भी मानते। ज़्यादातर चीज़ें आप देख ही रहे होंगे, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रजातियों के बारे में, तो जो निवास क्षेत्र है कहाँ पर पाए जाते हैं उनको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। और ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पर है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में ही ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसके साथ जो इनकी शारीरिक बनावट है वो लगभग एक जैसी होती है, बस आप साइज़ में थोड़ा याद है, कोई लंबा कौन होता है, कौन नाटा होता है, और उनका कलर कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रख के आप आसानी से बाकी मिला जुला के सभी को आपस में मिला के आप आसानी से, अगर जनजातियों से क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो आगे हम लोग देखते हैं इनके जीवन यापन करने का तरीका क्या है, या ये अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, या इनके जीवन निर्वाह करने का मुख्य आधार क्या है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि ये लोग काफ़ी स्वावलंबी होते हैं या स्वावलंबी आदिवासी होते हैं, यानी जो करेंगे खुद करेंगे। इनकी सीमित आवश्यकताएं होती है जो कृषि से ही लगभग पूर्ण हो जाती हैं। कृषि के अलावा कुछ और भी काम ये लोग कह सकते हैं कि छोटा मोटा काम अलग से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं। ये लोग साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए ये खेती से ही इनकी सारी इच्छाएं कह सकते हैं, सारी ज़रूरतें पूरा हो जाती हैं। ये लोग अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कृषि करते हैं, यानी किसी निश्चित स्थान पर रहकर बसे हुए हैं वहाँ पर भी खेती करते हैं, और कभी कभी ये लोग, कुछ समूह ऐसा भी होता है गोंडों का जो अस्थाई कृषि भी करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग टहलते रहते हैं। जो लोग अस्थाई कृषि कहते हैं उसको दिप्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिप्पी। जबकि जो परिवर्तनशील कृषि करते हैं उनको पोहा कहते हैं। अब ये जो स्पेशल नाम होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही आपको मेमोराइज करके रखना है। अस्थाई कृषि को दिप्पी कहते हैं, परिवर्तनशील कृषि को
ओढ़ा कहते हैं। ये मैदान, पठार और जो मैदानी क्षेत्र है, कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्वतीय ढाल जो है, स्लोप है, मैदान, पठार और पर्वतीय ढालों पर ये लोग निवास करते हैं। जहाँ पर भी उपयुक्त मिट्टी दिखाई देती है या उपयुक्त मिट्टी इनको प्राप्त होती है, मतलब उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है जहाँ पर खेती की जा सकती है, वहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। इनकी कृषि जो होती है, कृषि प्रणाली जो होती है, वो परंपरागत ढंग से की जाती है, जैसा कि प्राचीन समय से खेती की जा रही है, जो किसी प्रकार से इनके भोजन और सीमित आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि साधारण जीवन जीना है तो अपना भोजन मिल जाए और किसी तरीके से इनकी थोड़ी बहुत जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, तो वो उससे हो जाती है। थोड़ा बहुत जो घटता होता है, थोड़ी तो ये कुछ अन्य काम भी कम कर लेते हैं। बहुत कम कृषि भूमि सिंचित है। कृषि कार्य में पूरा परिवार संलग्न रहता है। प्रमुख फसलों में ये लोग कोदो, सावा, बाजरा, उड़द, मूंग और धान की कृषि करते हैं। यही मुख्य फसलें हैं जो ज़्यादा उल्लेखनीय हैं, जिसकी कृषि बोर्ड लोग करते हैं। कृषि के अतिरिक्त वन वस्तु संग्रह यानी आर्केड तथा बांस की टोकरी, ये पास नहीं लिखा है, बांस की टोकरी, चटाई, रस्सी आदि बनाते हैं। ठीक है, और इसी से संबंधित कुछ अन्य आर्थिक क्रियाकलाप भी ये लोग करते रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होती है। साधारण जीवन होने की वजह से ये लोग जो थोड़ी बहुत मुख्य जो कह सकते हैं इनके जीवन यापन करने का आधार है वो कृषि ही है। इसके अलावा ये थोड़े बहुत कह सकते हैं कि और भी आर्थिक क्रियाकलाप कर लेते हैं, जिसमें बांस की टोकरी बनाना या फिर रस्सी बनाना, चटाई बनाना, इन सब चीज़ों का निर्माण भी ये लोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जंगलों में कंदमूल, फल फूल जो भी हो सकता है, वन वस्तु संग्रह करते हैं और उससे भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं तो फिर ये भोजन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे? खेती कर रहे हैं तो खेती से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे ना। तो अगर आप ये जानते हैं कि उनके जीवन यापन करने का ढंग कैसा है, किन चीज़ों किन चीज़ों पर उनका जीवन आधारित है, तो हम भोजन के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। वस्त्र और उपकरण के बारे में भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन तब भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर भोजन की बात करें तो जो गूढ़ लोगों का भोजन है वो मोटे अनाज जो वो उगाते हैं, जैसा कि आप लोग देखे हैं, वो वो उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, ज्वार उगाते हैं, कोदो उगाते हैं। इस तरीके के जो मोटे अनाज होते हैं उनका ये लोग सेवन करते हैं भोजन के रूप में। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मांस और जंगल से प्राप्त जो कंदमूल या फल फूल होते हैं या मछलियाँ होती हैं, उनका भी ये लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और मीठे के लिए ये लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, यानी शहद का इस्तेमाल ये लोग मीठे के रूप में करते हैं। चावल और किटकी इनके भोजन में सबसे प्रधान है। कुछ उपजातियों में कुछ प्रकार का मांस वर्जित है, जैसे परजा लोगों में बकरे का। ठीक, अब जैसे गूढ़ जो जनजाति है इनकी कई उपजातियां हैं, तो अलग अलग उपजातियों में अलग अलग चीज़ें प्रचलित हैं। तो कुछ लोग तो मांस खाते हैं, कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि भोजन के रूप में ये लोग मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं। और मोटे अनाज के साथ साथ जंगलों से प्राप्त जो कंद फल फूल है उनका इस्तेमाल ये लोग भोजन के रूप में करते हैं। और भोजन, अगर हम भोजन की बात करें तो मुख्य रूप से जो उनका चावल भोजन है वो क्या है? चावल है, उसके बाद कोदो है, ज्वार है, इस तरीके के कुछ मोटे फसल है या मोटे अनाज है जिनका इस्तेमाल ये भोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये लोग महुआ और चावल इसकी बनाते हैं शराब। क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं, तो पीते भी होंगे। तो महुआ और चावल की शराब भी पीते हैं, जिसको ये लोग पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज। शराब को ये लोग कहते हैं पेज। उत्सव के समय शराब का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब ये लोग गेहूं, चना आदि का भी प्रयोग भोजन में करने लगे हैं। जैसे जैसे इस समय बीत रहा है, गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग काम कर रही है, जैसे जैसे वो लोग सभ्य समाज से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होने लगा। इनके यहाँ पत्तों में भोजन करने का रिवाज है, जो इनके वन्य जीवन का प्रतीक, यानी कि जो खाना ये लोग खाते हैं ये पत्तों पर खाते हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि इनका जीवन जो है वो क्या है, वन्य है, यानी वन में रहने वाली ये प्रजाति है। अब अगर इनके हम वस्त्र और आभूषण की बात करें कि किस तरीके का वस्त्र पहनते हैं और किस तरीके के आभूषण का प्रयोग करते हैं, तो उसको अगर हम देख लें तो ये सूती वस्त्र पहनते हैं मुख्य रूप से। ऊन के कंबल का कपड़ा तैयार करके पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। स्त्रियां आभूषण के रूप में मूंगे का प्रयोग करती हैं, नकली मोती का प्रयोग करती हैं, लोहा, एल्युमिनियम, पीतल आदि के गहने भी पहनती हैं। यानी जो भी एलिमेंट्स को मिल जाते हैं, जो भी तत्व मिल जाते हैं, जो भी धातु मिल जाता है, आसानी से उन सब के गहनों का निर्माण करके स्त्रियां गहनों का कह सकते हैं कि इस्तेमाल करती हैं और उसे पहनती हैं। ये लोग गुदना भी गुदाते हैं, यानी इनके यहाँ गुदना गुदाने की भी प्रथा है, जो मुख में यानी कि मुंह में, हाथ में और जांघ पर खुदाया जाता है या फिर गुदना गुदाया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कुछ विशेष चीजें हैं जो वो लोग अपने लिए वस्त्र और आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सारी जनजातियों में काफी समानता है, इसलिए अगर आप एक दो को भी अच्छे से पढ़ लेंगे और कुछ स्पेशल बातों को आप लोग हर प्रजाति की याद कर लेंगे तो आप सबका सभी सवालों का जवाब या सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम इनके घर की बात करें या आवास की बात करें, इनका घर कैसा होता है, ये किस प्रकार के आवास में रहते हैं, तो इनके मकान वन से प्राप्त लकड़ी, बांस, घास और मिट्टी तथा पत्थर के बने होते हैं। झोपड़ियों के समूह को गांव कहते हैं। नव युवकों और नव युवतियों के लिए अलग झोपड़ी होती है जिसे ये लोग भोतुल या भोतालू कहते हैं। भोतुल या भोतालू कहते हैं। गांव में अतिथि गृह भी होता है जो इनकी प्रतिष्ठा का सूचक है। एक चबूतरे का निर्माण भी आवश्यक होता है जिस पर ग्राम देवता की प्रतिष्ठा होती है। झोपड़ी की दीवार बांस और लकड़ी की बनी होती है जिस पर मिट्टी का मोटा लेप चढ़ा होता है। मकान के 3 अंग होते हैं, रसोई, शयन और अन्य कक्ष। ठीक, तो इस पूरे पैराग्राफ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनका जो आवास होता है वो मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी और कह सकते हैं बांस की मदद से ये लोग कह सकते हैं कि दीवार बनाते हैं। मतलब लकड़ी बांस का एक कटरा टाइप का बना लेंगे, फिर उस पर मिट्टी लगा के दोनों तरफ से मिट्टी का लेप बना के दीवार बना देते हैं, फिर घास फूस से छप्पर बना देते हैं। इनका घर तैयार हो जाता है। ठीक, और इनका घर में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं, रसोई घर होता है, शयन कक्ष होता है और अन्न कक्ष होता है। इसके साथ साथ ये लोग गांव में एक चबूतरे का भी निर्माण करते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर कह सकते हैं जिनकी पूजा करते हैं उनकी भी कह सकते हैं कि एक ग्राम देवता का कह सकते हैं कि मूर्ति विराजमान होती है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। ठीक, तो ये हो गया उनका आवास। आवास के बाद आगे बात करें कि भाई ये लोग और क्या करते हैं, इनके जीवन यापन करने का तरीका कैसा है या जीवन यापन करने का ढंग कैसा है या इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें विविध प्रकार के विश्वास, इसमें मतलब वो लोग विविध प्रकार के विश्वास और आराधना पद्धति में विश्वास करते हैं और इनके यहाँ अलग अलग आराधना पद्धति प्रचलित भी है। जादू टोना, भूत पूजा और मृत्युआत्मा में इनका विश्वास होता है, यानी कि मरने के बाद आत्मा रहती है और उसके साथ जादू टोना या भूत प्रेत में भी विश्वास। सीधा सीधा बात है, वो लोग देवी देवता में विश्वास करेंगे, वो लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करेंगे। इनके विविध प्रकार के देवी देवता भी होते हैं जैसे ग्राम देवता, फसल देवता, वर्षा देवता आदि। ये नृत्य और संगीत के प्रेमी होते हैं। विशेष अवसरों पर सामूहिक नृत्य करते हैं। होली के त्योहार पर ये 1 सप्ताह तक उत्सव मनाते रहते हैं, जो इनके मौजी स्वभाव का उदाहरण है। मतलब मौज मस्ती, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साधारण जीवन है तो इनकी बहुत सारी आवश्यकताएं नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो और यही इनका काम है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को भी होना चाहिए। गोडों का सामाजिक संगठन प्रधानतः 2 प्रणालियों पर आधारित होता है, कुलगत प्रणाली और क्षेत्रीय प्रणाली। कुलगत प्रणाली में कुल की व्यवस्था परंपरागत होती है। राजगोड़ और खटोलिया गोड़ इसी व्यवस्था से अपना काम चलाते हैं।
जबकि अन्य वर्गों पर परिवेश के प्रभाव ने अनेक स्थानीय परंपराओं को सृजित किया है। ठीक। अब जैसे इनकी जो सामाजिक संगठन है या जो सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक प्रणाली है, ये दो प्रकार की होती है। कुलगत प्रणाली, जैसे कि मतलब कि जैसे पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जैसे उनके पूर्वज करते आ रहे हैं उस तरीके से सामाजिक व्यवस्था रहेगी। एक तो हो गया क्षेत्र, ये हो गया कुलगत प्रणाली, दूसरा होगा क्षेत्रीय प्रणाली। जब ये, क्योंकि ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ का जो रीति रिवाज है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको ये लोग अपना लेते हैं या वहाँ की परंपराओं को अपना लेते हैं, तो वहाँ पर एक नए स्थानीय परंपराओं का सृजन होता है। ठीक। छत्तीसगढ़ के मंडला जनपद में गोंड समुदाय देवगोंड, सूर्यवंशी, देवगढ़ी गोंड और रावण वंशी गोंड समूहों में विभक्त है। मतलब ये अलग अलग गोंडों के कह सकते हैं कि उपजातियां हैं। ये कुलगत परंपराओं को अधिक महत्व देते हैं, जबकि बस्तर के गौड़ आदिवासी परंपराओं को अपनाए हुए है। जैसे दूल्हा देव, ठाकुर देव, बागेश्वर देव आदि की पूजा अर्चना पारंपरिक ढंग से की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गोंडों की सामाजिक व्यवस्था विविधता की प्रतीक है। यानी कि गोंड समाज में अलग अलग प्रजातियों में सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। कुछ के यहाँ तो भाई जैसे चलता आ रहा है कुलगत व्यवस्था है। और जब क्षेत्रीय व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग, तो जिस क्षेत्र में वो लोग जाएंगे वहाँ की व्यवस्था को अपना लेंगे, तो स्वाभाविक है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं इनके यहाँ है। तो जिसके कारण से गोंड समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है और काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब अलग अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती। ठीक। तो ये हो गया आपका गोंड समुदाय। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो गोंड लोग की थोड़ी सी कह सकते हैं कि इनके बारे में जानते हैं। तो गोंड लोग बहुत ईमानदार होते हैं। ईमानदार मतलब ईमानदार, ये अपने स्वामी की गुलामी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पिताजी ने कर्जा लिया है और नहीं चुका पाता है, तो बेटे को कर्जा देना पड़ता है। ऐसा नहीं बाप मरिए तो पैसा हमें दे। इस प्रकार जीवन भर यह गुलामी करते हैं, जिसे ये लोग कबड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबड्डी। ये लोग अपने को रानी दुर्गाबाई की संतान बतलाते हैं। कौन लोग? गोंड। गोंड लोग अपने आप को रानी दुर्गाबाई की संतान बताते हैं। और ये लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं। अर्थात और ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि ये लोग गुलामी के कह सकते हैं कि शिकार हैं या फिर लगातार गुलामी कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया गोंड। और इसी के साथ साथ गोंड की चर्चा के साथ साथ भारत की संपूर्ण जनजाति है, संपूर्ण तो नहीं कह सकते, जो प्रमुख जनजाति है उनके बारे में चर्चा समाप्त होती है। कुल मिला जुला के हमको लगता है कि आप लोगों ने 7 जनजातियों के बारे में पढ़ा है, भारत की 7 जनजाति के बारे में। और ये 7 जनजातियाँ आपके सिलेबस में है। हालांकि भारत में और भी कई जनजातियाँ निवास करती हैं, छोटी बड़ी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में है, ये 7 जनजातियों के बारे में चर्चाएं हो गई है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनजातियों में आप लोगों को मुख्य रूप से लिखना क्या है। अगर आप 1-2 जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरीके से लिखना है, कौन कौन से हेडिंग के अंतर्गत आपको उन जनजातियों के बारे में क्या क्या बताना है, तो आप आसानी से इस यूनिट के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब दे देंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अलग अलग जनजातियों के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो उनकी जो कुछ स्पेशल नेम है या कुछ जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है, उनको आपको 2-3 चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने लेक्चर में आपको अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है। हर लेक्चर में अलग अलग जाति की क्या विशेषताएं हैं, सबके बारे में चर्चा हुई है। तो स्टोरी टेलिंग की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब नई स्टोरी और नई कहानी लेकर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये जनजाति चलती ही रहेगी, लेकिन विश्व की जनजातियों के बारे में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो हमारे कल्चर से या भारत के कल्चर से थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर में और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।